बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द पल्स। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। क्या वाकई गजा का मसला हल होने वाला है? क्या मजलूम फलस्तीनियों पर अब जुल्म खत्म हो सकेगा? द टाइम्स ऑफ इसराइल, ये एक मीडिया हाउस अखबार इसराइल का, वो लिखता है कि ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान मामला तय पा रहे हैं, लेकिन जो बातें की जा रही हैं वो बड़ी अहम है कि किस तरह से हमास की लीडरशिप को यह इलाका खाली करना होगा, फिर अरब ममालिक का यहां पर किरदार होगा, उनके हवाले गजा की पट्टी को किया जाएगा, जो मगरबी किनारा है वेस्ट बैंक उस पर इसराइल का कंट्रोल ही रहेगा। ये सब बातें की जा रही हैं। ईरान इसराइल जंग के खात्मे के बाद अब गजा के मसले के हल की बात हो रही है। लगता है ट्रंप किसी ना किसी तरह इस मामले को हल करना चाहते हैं। फिर रियासत फलस्तीन की रियासत को भी तस्लीम करना होगा, चाहे जितनी भी बेचारी छोटी सी रह गई। क्या फलस्तीनी अवाम इस हल को मानेंगे? दूसरी बड़ी खबर CNN ने दी है कि ईरान के साथ बैक चैनल पर बातचीत चल रही है। $30 अरब इनको ऑफर की जा रही है ईरान को कि आप यूरेनियम को एनरिच ना करें, हम इसमें आपका साथ देंगे सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, और $30 अरब आपको दिए जाएंगे। लेकिन अमेरिका नहीं देगा, अमेरिका ये अरब ममालिक से दिलवाएगा। $6 अरब जो फ्रीज हो चुके हैं ईरान के, उनको डिफ्रीज किया जाएगा। इसके अलावा फिर तिजारत और बहुत कुछ है। तो क्या ईरान भी मुज़ाकरात की टेबल पर आएगा, मानेगा? अमरीकी अहलकार ये कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा पुरुमीद है। CNN इसको कोट करा है। इस सब पर हम बात करेंगे। हफीजुल्लाह न्याजी साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं, इंतहाई सीनियर तज्जियाकार, कॉलम नवीस हमारे साथ हैं, और माजिद निजामी साहब भी कॉलम लिखते हैं तमाम बड़े बड़े इदारों में, BBC से लेकर दीगर, और इनके इंटरव्यूज भी छपते रहते हैं तमाम पाकिस्तान के मौज़ूआत पर। माजिद निजामी साहब, चूंकि हफीजुल्लाह न्याजी हमारे सीनियर हैं, उनसे मैं चाह रहा हूं कि आगाज करें आपकी इजाजत से। न्याजी साहब, आपको लगता है कि अब ईरान इसराइल जंग के बाद गजा का मसला हल हो सकेगा? देखिए जी, पहले तो ये समझें कि इसराइल की और ईरान की जंग जो है ऑल ऑफ द सडन ऐसे खत्म हुई जैसे कि 10 मई को पाकिस्तान और इंडिया की जंग खत्म हुई थी, कि यकदम इंकशाफ हुआ गोला बारूद के, जब मलबों से जब धुएं निकल रहे थे तो पता चला कि जी सीज फायर हो गया, और एग्जैक्टली ऐसी सरप्राइज मिली कि सीज फायर हुआ। इनके अंदर आपको एक थोड़ी सी मुताबिकत ढूंढनी होगी कि आखिर दोनों मुश्तरक क्या चीज है। दोनों मुश्तरक जो है प्रेसिडेंट ट्रंप है, और दोनों में एक ना एक लिहाज से वो इसलिए है कि अनाउंसमेंट भी तकरीबन उन्हीं की तरफ से हुई और इसके ऊपर आमादा भी उन्होंने किया। अब एक चीज जो है, फिर आगे आ जाए कि ये जंग बंद आया, ये किसकी जरूरत थी? मतलब ईरान ने तो आज भी जो ट्वीट किया, जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामेनी जी, उन्होंने आज ट्वीट किया, बड़ा सख्त ट्वीट किया है। उन्होंने कहा फिर आओगे फिर मुंह में जलाटेदार थप्पड़ लगाएंगे, मोर और लेस का मतलब यही निकलता था। और ये US के बारे में कहा है। और जिन नामसाइद हालात में हुई है, तो तब भी मेरा जब जंग के आखिरी दिन से जब ये पता चल गया था जी कि इजराइल के अंदर जो है सीनगी है, वहां एक अनरेस्ट है, वहां पे प्रेशर पड़ रहा है नेतन्याहू के ऊपर, और अमेरिका को कहा जा रहा है कि यहाँ हमें B-2 बॉम्बर्स हैं, और यहाँ हमें वो जो बंकर बस्टर जो है हमारे BU 57 वो हमें दे बॉम्ब्स दें 30,000 पाउंड के। और इसके साथ तो ये अंदाज होगा कि उनके अंदर वो जो एक रिजॉल्व होता है जंग करने का, या एक वो होता है, उसके अंदर एक कमी नजर आई, जो उसके अंदर जो रूनत थी वो शेकन थी, जो इनके अंदर एक खप्ते अजमत था, ये उनके अंदर एक ये था कि हम वो समझते थे कि हम यहाँ ऑलमोस्ट ऑल माइटी हैं, और अल्लाह मियाँ की जो नौज बिल्ला को शक्ल देखनी हो तो इसराइल की शक्ल देख लो, तो ये अल्लाह मियाँ की सारे इख्तियारात हमने अपने हाथ में ले ली है। तो वो यकदम वो उसके अंदर आप देखेंगे कि वहां पे वो शेकन थे। अब जब बंद हुई तो क्या हुआ कि उसको फेस सेविंग देने के लिए एक फिक्स मैच हुआ। अमेरिका ने ईरान के यूरेनियम के ऊपर बमबारी की, और बिल्कुल इस एहतियात से की कि एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई इतने बड़े प्रोजेक्ट और प्लान के ऊपर। फिर ईरान ने उसके जवाब में उसी नौयत की, उसी मिकदार की बमबारी की, और वहां में भी कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई, और इमारतों को वहां भी नुकसान पहुंचा, यहाँ भी इमारतों को नुकसान पहुंचा, ब्लंक बाग दावे एक तरफ दूसरे तरफ, लेकिन अमलन फेस सेविंग थी। अब गजा के अंदर भी बैन ही, मैंने इसे सारा बैकग्राउंड बताया कि आपको गजा की बात समझ आए, तो वहां पे भी उनको फेस सेविंग दी जा रही है। लेकिन जो सोल्यूशन दे रहे हैं, ये सोल्यूशन को पहली दफा तो नहीं आया।
मतलब पहले मोरक्को में एक दफा नहीं आज 82-83 के अंदर जब इनकी 240 मेरीन्स को जो लेबनान के अंदर तहते कर दिया गया तो उड़ा दिया गया था और इनको वहां से निकलना पड़ा था। तो अब अमरीकी फौजें गजा के लिए आई थी और वेस्ट बैंक के लिए आई थी और वहां से फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करने के लिए आई थी। 67 की वार के बाद फिर इनको धकेला गया जॉर्डन में, पाकिस्तान की तरफ अमन फौज बुलाई गई जॉर्डन में फलस्तीनियों को काबू करने के लिए। और आपको पता है कि कितना पाकिस्तान ने वहां पे बदनामी कमाई और हमने वहां के लोगों को के ऊपर जो फलस्तीनियों के ऊपर बकौल फलस्तीनियों के जो मेरे साथ यूएसए में भी पढ़ते रहे हैं तो वो हमेशा उनका आज भी उनको शिकवा जी पाकिस्तानी फौज ने हमको हमारे ऊपर गोलियां चलाते रहे और हमें वहां पे दबाए रखा वगैरह जो उर्दू की जरूरत नहीं थी कि हमारे साथ इस तरह काम करते। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें बेकार की हैं। निकलना उन्होंने है गजा से, अब वो चाहते हैं कि कोई इस तरीके से निकले कि हमें कोई फेस सेविंग ऐसी दी जाए। ये फेस सेविंग तो नहीं है, ये तो उनको फिर अपने मुतालबात है कि मुतालबात ना माने जाएंगे, ना फलस्तीनी यहाँ से निकलेंगे, ना अरब मुल्क ममालिक का जैसे पढ़ेंगे उनकी कुछ साख बाकी रहेगी। बस ईरान वाला मामला फिर आगे जाके डिस्कस करते रहेंगे क्या क्या ईरान के साथ किया जा सकता है। ये बड़ी अहम बात है साहब कि इस तरह के सॉल्यूशंस पहले भी दिए गए हैं। माजिद निजामी साहब, ये जो कहा जा रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया में है कि जी ये बातचीत चल रही है और इसराइल में भी अखबारात ऐसे तो नहीं लिख देंगे, वहां भी हमने देखा है जिस तरह का माहौल है। 4 अरब ममालिक मिस्र और यूएई समेत कंट्रोल संभालेंगे गजा का। अच्छा, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का कोई वहां पर अमल दखल नहीं होगा। सऊदी अरब शाम तस्लीम करेंगे इसराइल को और जो लोग गजा से जाना चाहेंगे उनको भी मुख्तलिफ ममालिक में आबाद किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि फिलिस्तीनी इसको मानेंगे और उनके माने बगैर ये थोप दिया जाएगा? ये अरब ममालिक बीच में आ जाएंगे कि हाँ जी हम कंट्रोल संभालते हैं 4 ममालिक और जो आना चाहता है बेचारा, इतनी जंग में उनके खानदान ही खत्म हो गए, जो बेचारा उस इलाके से निकलना चाहता है सदियों से वहां रहने वाले, वो आ जाए जी हम उनको होस्ट कर लेंगे, जिस तरह हमने अफगानिस्तान के लिए किया था पाकिस्तान ने। बहुत शुक्रिया। ये एक पेचीदा मसला इसलिए भी है कि इस तरह की कई प्रपोजल इससे पहले भी आ चुकी हैं। इससे पहले एक मंसूबा बिल्कुल जेर बहस आया था जिसमें यह था कि सहराए सीना में इन लोगों को बसाया जाए और वहां पर मोहम्मद मुर्सी जो मरहूम सदर हैं मिस्र के, उनसे भी कोई बातचीत हुई थी। तो इस तरह के मामलात में मेरा ख्याल है कि जो गजा के शहरी हैं और वहां के जो मुकीम हैं उनकी राय ज्यादा अहम है। और इस हवाले से अभी भी मिस्र के अंदर एक बिल्कुल मोहम्मद मुर्सी के मुखालिफ एक हुकूमत मौजूद है, लेकिन उनका भी मौकफ यही रहा है कि हम सहराए सीना में इनको बसाने की इजाजत इसलिए भी नहीं दे सकते कि अगर आपने इन्हें किसी सहरा में ही शिफ्ट करना है, तो इसराइल के अंदर नकब सहरा जो है, जो एक बहुत बड़े एरिया में है, आप वहां पर इनको सेटल कर सकते हैं। तो मिस्र की जानिब से तो इस तरह की कोई रजामंदी बिल्कुल नजर नहीं आती अमली तौर पे। अब उसके अलावा वहां से कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनसे इनकी सरहदें मिलती हैं या वहां से इनको एयरलिफ्ट किया जाएगा या ट्रांसपोर्टेशन दी जाएगी, मेरा ख्याल है कि वो एक बहुत दूर की बात है, एक दूर की कौड़ी है जिसके ऊपर प्रैक्टिकली अभी बात नहीं हो रही। जहां तक उर्दन का मामला है और मस्जिद अक्सा जिसे हम मगरबी किनारा कहते हैं और बैतुल मक़दस के जो इलाके हैं, वो इस लिहाज से खासी पेचीदा है कि वहां पर 3 जोन हैं और एक जोन ए है, एक जोन बी है, जोन सी है। वहां पर कोई डिफाइंड टेरिटरी मौजूद नहीं है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की। कई जगहों पे तो ऐसा है कि एक मोहल्ले के अंदर जो मुख्तलिफ गलियां हैं वो कई इसराइल के पास हैं, कई पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पास हैं और कई जो है उन पर मुश्तरका कंट्रोल है। इसलिए इस पेचीदा सिचुएशन में ये समझना कि डोनाल्ड ट्रंप या इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये चाहें तो इस चीज को क्लियर करवाया जा सकता है, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, इसमें मैक्सिमम ये हो सकता है कि जब गजा की रिहेबिलिटेशन की बात चले तो मुख्तलिफ अरब ममालिक की जानिब से उन्हें इमदाद दी जाए, कुछ जख्मियों को वहां से निकाला जाए, स्टूडेंट्स को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में भेजा जाए। लेकिन ये समझना कि मामला इससे आगे बढ़कर वहां पर कोई नीट एंड क्लीन ग्राउंड मिल जाएगा अमेरिका और इसराइल को, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो न्याजी साहब जो आप बात फरमा रहे हैं वही कि वो शायद फेस सेविंग उस तरह की चाह रहे हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि दोनों खबरों में दो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, टाइम्स ऑफ इसराइल और CNN। पीछे हम कह सकते हैं लॉबी अपनी अपनी होगी, मगर दोनों ये कहते हैं कि अरब ममालिक का किरदार होगा।
अगर ईरान की नेगोशिएशंस पर जाना है तो तब भी अरब ममालिक बीच में आएंगे। अमेरिका कुछ नहीं देगा $30 अरब में से, हाँ डी फ्रीज कर देगा $6 अरब, तिजारत के लिए रास्ते खोल देगा, पाबंदियां दहाइयों से खत्म हो जाएंगी, हजारों किस्म की ऊपर पाबंदियां हैं, असले की भी या दीगर है, वो फायदा होगा। लेकिन वहां भी अरब ममालिक बिल उठाएं, यहां भी अरब ममालिक आकर गजा में जो बर्बादी कर दी, लोग इतने ज्यादा शहीद कर दिए, वहां मिलियन मेट कर दिए, बिल्डिंग तो खत्म नहीं हुई, खत्म हो गई, बची नहीं। हत्ता के 22 लाख की आबादी थी सर, और 1 लाख तो शहीद कर दिए गए। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती, और लाखों जो है वो अपाहज और जख्मी और ये सब किया गया। तो ये अरब ममालिक वो राजी होंगे इस बात पर? जो पॉपुलेशन है वो तो लगता नहीं मानेगी। तजवीज जो है, पहले तो अभी देखें पिछले 3-4 महीनों में पहले ट्रंप साहब ने कहा कि हम वहां उसको जो है डेवलप करेंगे, रियल स्टेट प्रोजेक्ट हमारा, और हम दुनिया की बेहतरीन चीज बनाएंगे और इसे फिलिस्तीन को निकालेंगे। एक ही चीज मिस्टेक है कि फिलिस्तीन को वहां से निकालेंगे, लेकिन कंट्रोल अमेरिका संभालेगा। अच्छा, इससे पहले भी मैंने अर्ज किया, जो पहले में जैसे निजामी साहब ने कहा, वहां पे कोई एक मौका नहीं, 3-4 सेटल्ड मौके के ऊपर तो फिलिस्तीनियों को यहां से निकाला गया। खसूस मस्जिद अक्सा, गजा, ये जितना वेस्ट बैंक का इलाका, ये वो कहते हैं ना, खटकता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह। तो ये सारा जो है बोर्ड ऑफ कंटेंशन है। इजराइल जो है वो कहता है कि कभी ये 2 स्टेट में बानू ना, तो उससे पहले ये मैं सेटल कर लूं। अच्छा, उसके बाद देखें फर्क ये, चलो चश्मे तस्वर में हो गया, तो किस अरब स्टेट की साख है? पहले तो बताए ना कि कौन सी अरब स्टेट है जिसकी फिलिस्तीन में साख है। जब वो ज़िबा किए जा रहे थे, जैसे आपने भी फरमाया है कि 60,000 फिगर है, लाख रुपए से ज्यादा की अमकानात हैं, वो लोगों को रोटी लेते हुए बच्चों के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, ये सारी जा रही। तो अगर इन्होंने इनके आसमान नहीं फटा, इनके कलेजे नहीं फटे अरबों के, और इनको कुछ नहीं हुआ, तो क्या फिलिस्तीनी इनको कहते हैं कि बीमार हुए, जिसके सबब उसी अवतार के लौंडे से दवा लेते। ये तो पार्टनर क्राइम है सारे अरब ममालिक आज के, सिवाय ईरान के। उनका खड़ा कौन हुआ है उन फिलिस्तीनियों के साथ? सारे के सारे जो थे, ये तो अब्राहम अकॉर्ड जो दोबारा आया है, ये एक आखिरी 7 अक्टूबर 2023 से पहले क्या था? ये अब्राहम अकॉर्ड ही तो रूबा अमल था, उसी के ऊपर तो सारे अमल किए जा रहे थे। लेकिन ये चीजें जो है इतनी आसान नहीं है। ये नहीं है कि ये क्या चाहते हैं, इजराइल क्या चाहता है, अमेरिका क्या चाहता है। इस वक्त एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया है। इजराइल ने, अल्लाह ताला ने उससे ईरान पे हमला करवाया, हमारे दिल दहल गए थे जी इमरान। और पहले दिन जो कत्ल वारत हुई वहां पे बड़े बड़े जर्नलों की और बड़े बड़े साइंसदानों की, तो 4 घंटों के लिए हमने जो यहाँ पे दूर से बैठे हैं, पेरीफेरी पे बैठे हैं, हमने समझा कि सारी खबरें खत्म हो गई। अब फाइनली हिजबुल्लाह भी खत्म, फलां भी खत्म, और ये भी खत्म। अचानक पता चला पासा पलट गया उसी रात। 3-4 दिन बाद पता चला कि वहां तो कई मिसाइल ऐसे इस किस्म गए कि जिनको उनकी आयरन डोम नहीं रोक सकती। अब उसके बाद जब आप इस वक्त इजराइल ने अपनी जो पोजीशन है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत कमजोर हो गए हैं, हो सकता है कि बहुत कमजोर हो गए हों, लेकिन वो नहीं है जो 13 जून से पहले इजराइल की एक जो रौनक थी और बिल्कुल वो एक बिल्कुल फ्री फॉर ऑल था, जब तंत्रा से फिरे थे कत्ल गारत करके। अब उनको वहां पे उनको वो जो सहूलत है वो अब उनके पास नहीं रही। अब बात यह है कि ईरान जो है वो साथ साथ असर्टिव होगा। आज आपने स्वीट लीडर की सिर्फ ट्वीट पढ़ लें, उसके अंदर बहुत सारे मैसेजेस हैं। हकीकत यह है कि और वो बड़ा टाइमली आया है, ये इस प्रपोजल के बाद उनकी ट्वीट आई है। तो आगे चलें, होता क्या है अभी तो उनको ये समझ नहीं आ रही है कि लोगों को कैसे मनवाया जाए कि ईरान से हम जो है हार गए थे। अल्दो ट्रंप ने बता दिया था कि आखिरी 3 दिनों में बड़ी मार पड़ी, हरकत में निकाल दिया। तो बिल्कुल ऐसी सारी बातें तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अब फलस्तीनियों के लिए या तो कोई रिलीफ का टाइम आएगा, या ये अरब ममालिक भी उस आग में हम ज्यादा दोज़ख उसे झोंके जाएंगे, क्योंकि फिर ये ऐसा नहीं होगा, अगली जंग इससे ज्यादा खतरनाक होगी। अच्छा माजिद निजामी साहब, ईरान के लिए रास्ता क्या है? क्योंकि ये तो अब ऐसे लगता है कि जो इसराइल ने फलस्तीनियों के साथ किया वो ईरान के साथ भी करता, अगर उनके पास अपना दिफा बिल्कुल ना होता। वहां उन्होंने 1 लाख लोग शहीद कर दिए हैं, तो यहां भी वो 9 करोड़ में से 5-10 लाख इस तरह शहीद कर सकता था। उसने इंटेंशन भी अपनी दिखा दी, लेकिन जो उसको जवाब मिला शायद उस वजह से रुका। तो फलस्तीनी तो निहत्ते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जो ईरान को डील ऑफर की जा रही है $30 अरब की, कि जी आप यूरेनियम इनरिच ना करें, सिर्फ वैसे ही हम आपको वो दे देंगे जितना सिविलियन पर्पस के लिए चाहिए, क्या आपको लगता है ईरान के लिए काबिल कबूल होगा?
दुरुस्त है कि ईरान इसराइल का जंगी मवाजना नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली उनके ताकत और वसाइल के अंदर फर्क है। लेकिन जहां से मामलात मुख्तलिफ हुए हैं, तब्दील हुए हैं, वो यही है कि जब ईरान की जानिब से जो भी बेस्ट पॉसिबल जवाब था वो दिया गया है, और उसके बाद दूसरा जो एक मामला है वो इससे जुड़ा हुआ है। वो मामला ये है कि अगर जो ईरान से मिसाइल इसराइल जाते हैं उन्हें तकरीबन को 2-1 हजार किलोमीटर तय करना पड़ता है, लेकिन अगर किसी भी मरहले पर इस सारे जंगी मामले का दायरा वसी होता है तो फिर ईरान के पास बहुत से आसान ऑप्शंस मौजूद हैं। ईरान के इर्द गिर्द जितने भी अरब ममालिक हैं, जितना भी समंदर है, उसमें कहीं ना कहीं उनके पास ऐसे टारगेट्स हैं जो 300 किलोमीटर पे हैं, जो 400 किलोमीटर पे हैं, जो 500 किलोमीटर पे हैं। तो ईरान की जानिब से ये एक खामोश थ्रेट बिल्कुल मौजूद रहेगा, और इसी वजह से उन्हें ये जो डील ऑफर की जा रही है या उनसे जो नरमी बरती गई है, उसकी वजह यह है कि फिर उनके लिए कुछ अहदाफ आसान हो जाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ईरान की जानिब से अभी कोई ऐसी लचक नहीं दिखाई जाएगी। उसकी वजह यह कि उन्होंने बाकायदा अपने वसाइल में कमी के बावजूद परफॉर्म करके दिखाया है। तो टेबल के ऊपर इस वक्त बारगेनिंग पोजीशन में वो बिल्कुल मौजूद रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्हें मुख्तलिफ शराइत जो है वो मान के घर चले जाना होगा। दूसरा मामला ये कि एटमी तवानाई या एटमी प्रोग्राम के हवाले से उनकी जो भी तैयारियां हैं वो खासी महफूज हैं, और जिस तरह से उन्होंने अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशन से जो शिफ्टिंग की है, उससे भी इस चीज का इजहार होता है कि हाँ, उन्हें इस तरह की इमरजेंसी मूवमेंट का तजर्बा भी मौजूद है। तो इन दोनों सिचुएशन को सामने रखें तो ईरान के लिए कोई इतना मुश्किल नहीं होगा कि वो इस तरह की पाबंदियों के अंदर या मसाइल के अंदर अपनी चीजों को जारी ना रख पाए। बिल्कुल वो जारी रख सकते हैं, और जिस तरह से उन्होंने एक स्ट्रेटेजी को बदला है और टाइमली उन्होंने एक्शंस लिए हैं, उससे ये पता चलता है कि वो इतने कमजोर नहीं है कि उन्हें टेबल पे जो कहा जाएगा वो मान लेंगे। बिल्कुल सही। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हफीजुल्लाह नियाजी साहब की तरफ चलेंगे कि वो क्या इस पर समझते हैं। क्या ईरान अब भी डटा रहेगा? ये 30 अरब डॉलर और डी फ्रीज करना, तिजारत, ये सब कुछ खुल जाएगा, पेट्रोल बेच सकता है, पाबंदियां खत्म हो जाएंगी, ये सब ऑफर किया जा रहा है। क्या ईरान इस ऑफर को कबूल करेगा या उसी तरह कहेगा ठीक है दिहाइयों से पाबंदियां हैं, हमने उसके बावजूद प्रोग्राम आगे बढ़ाया, मिसाइल टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ा ली, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। और अरब ममालिक का क्या किरदार होगा? क्या अरब ममालिक भी परेशान हुए कि जंग हम तक आ रही है और फिर अमेरिका पर प्रेशर डाला? क्यों ट्रंप गालियां देने लग गए नेतन्याहू को? इस पर बात करेंगे हफीजुल्लाह नियाजी साहब से इस ब्रेक के बाद। गजा में जश्न मनाया जा रहा था जब इसराइल पर मिसाइल आकर गिरते थे ईरान की तरफ से। अब ईरान खड़ा है, डटा है, क्योंकि उसने देखा कि पाबंदियों के बावजूद उसमें सलाहियत है कि मज़ाहमत की है। माजिद निज़ामी साहब इसी हवाले से बात कर रहे थे। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आपको भी लगता है कि ईरान आसानी से नहीं मानेगा? वैसे तो ये बहुत बड़ी ऑफर्स हैं, 30 अरब डॉलर भी मिल रहे हैं, सिर्फ आपने अपना प्रोग्राम उनकी ज़ेरे निगरानी रखना है, पाबंदियां भी खत्म हो जाएंगी, ये तो बहुत बड़ी ऑफर है। अगर नहीं ये ऑफर मानते तो फिर तो वही है, दोबारा हमले का खतरा है, वही पाबंदियां हैं, वही सब कुछ है, तो ईरान फिर इसी तरह बर्दाश्त करता जाएगा। कि अब वो कहते हैं ना कि आप किसी जगह भी रहे ना, तो चंद दिन के बाद वहां कितनी तंगी हो, कितनी हब्स हो, कितनी कोई एडवर्स कंडीशन हो, फिर आदत पड़ जाती है। हमें खुद बचपन के अंदर जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो सख्त मौसमी हालात होते थे, कभी हमें परवाह हुई कि आप तो खैर बहुत बच्चे हैं, लेकिन मेरी उम्र के लोगों से पूछें कि ना यहाँ नहीं कि ना कहीं एसी का रिवाज होता था, और आप आराम से जो है दलानों में सोते थे, सब कुछ होते। तो अब आप देखें, अब आप नहीं कर सकते क्यों, आदत दूसरी पड़ गई है। ईरान को इन सारी चीजों की आदत पड़ी हुई है, पहली बात। दूसरी बात यह कि ईरान इन चीजों का मुकल्लफ नहीं है। वो कैसे देख ले कि बड़े अरसे बाद वो उनको बहुत अच्छा रेस्टेंट का मुजाहरा करता रहा कि ये शायद तुल जाए। आप इनको पता चला, खुद ये इन्होंने ट्रंप ने बिटवीन द लाइन कहा है कि ईरान ने अभी वो मिसाइल जो थे वो चलाए नहीं थे, और उनका सारा मीडिया कह रहा है जो एक्सपर्ट हैं कि ईरान ने, और हाइपरसोनिक मिसाइल जो है आयरन डोम कंट्रोल करने में नाकाम रही है। और फिर उसका जोग्राफिया देख लें, छोटा सा जोग्राफिया है, उसके अंदर क्या खर्च आना है। ईरान के ऊपर इसराइल को 200 मिसाइल रोजाना मारने हैं या सॉटीज मारनी है, और ईरान ने वहां इसराइल को कुछ नहीं करना। तो इस वक्त मत भूलें कि ईरान के लिए कुछ जंग को
अवॉइड करना जो है कोई इतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं है, उनकी तरजीह नहीं है अवॉइड करना। अच्छा, फिर दूसरी एक और जो अहम बात वो है कि अमेरिका के अंदर पहली दफा पब्लिक ओपिनियन जो है वो गजा के ऊपर भी बहुत मुश्तिल है। हर सैटरडे को पूरे अमेरिका के अंदर, आपके भी कॉन्टेक्ट हैं, निजामी साहब के भी हैं, मैं भी जानता हूं, मैं वहां पे रोजाना मुझे क्लिप्स आते हैं हर सैटरडे को, कल शनीचर है, रात को वहां अमेरिका में आपको आना शुरू हो जाएंगे कि वहां जो गजा के ऊपर, और इतने वहां पे वायलेंट किस्म के यूथ गजा के ऊपर सर्वे आ रहे हैं। तो ये ट्रंप के लिए मुमकिन नहीं है कि सर्वे की मौजूदगी में वो आगे चलाए। अब वो चीजें जो लोग हैं ना, जो इसराइल को सपोर्ट करने वाले, चाहे कांग्रेस में है, चाहे न्यू कॉन्स हैं, चाहे जो जिसको कहना चाहिए वो कौन से एक जो ऑर्थोडॉक्स बैप्टिस्ट है, ये सारे लोग जो हैं ये मार्जिनलाइज होते जा रहे हैं। वो चाची खत्म कि पूरी जिंदगी में आप ये इसी यूट्यूब के ऊपर, इसी के ऊपर 7 अक्टूबर के बाद मैंने 3-4 प्रोग्राम किए, डिलीट हो गए। अब आप देखें कि चूंकि पता है कि किस चीज की मांग है, तो जरा यूट्यूब पे ऑन करें तो आपको कसरत के साथ उनकी, जिन्होंने इसराइल के ऊपर किसी ने ऐसी तनकीद नहीं की, वो तबाह हो जाने चाहिए, बर्बाद होना चाहिए, बड़े बड़े दानिश्वर स्कॉट डिटर क्या और जिसको कहना चाहिए, जितना लोग हैं आप देखेंगे एक से एक बढ़कर, जेफरी शेक, मैं सारे के सारे इतना खुल के बोले। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि जो ऑप्टिक्स है, जो मीडिया है, जो सूरत हाल है जिसके ऊपर दुनिया चलती है, उसमें इसराइल जो है ये कभी हो सकता था कि न्यूयॉर्क का मेयर का इलेक्शन लड़ने वाला बंदा जो है वो कहे कि अगर न्यूयॉर्क में आया मैं तो नेतन्याहू तो मैं उसे गिरफ्तार कर दूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये ममतानी ने कहा। अब ये मैं वहां ट्रैक किया हूं, ये खुदा गवाह है कि जब 79, 80, 81, 82, 83 में मैं वहां अमेरिका में पढ़ रहा था, आप कोई लेटर टू द एडिटर छोड़ो, कोई किताब आती थी वो प्रिंट नहीं हो सकती थी, बाय वे ऑफ एक्सेप्शन। एक ही किताब मुझे याद, अब नाम नहीं याद आ रहे, वो बिल्कुल ऐसा था कि आप शेल्फ पे रख ही नहीं सकते थे जी। मतलब इतना इनका एक साइड का जो थी, क्या कहना चाहिए कि एक पूरा कंट्रोल था। अब ये सारी चीजें जैसे वापस चली गई। मैं समझता हूं कि आपसे देखते जाएं, इससे मैटर वीक में हर दफा दोस्तों को यही कहता हूं, जो भी आता है 13 जून को भी कहा, मैंने कहा हफ्ता ठहर जाए जी, और फिर मैं कहता हूँ हफ्ता 10-15 दिन ठहर जाए। अच्छा, ये जो कह रहे हैं ना, इनकी साथ खत्म हो गए, ट्रंप समय तो नेतन्याहू समय। अब देखेंगे क्या होता है, क्या नहीं होता। मुझे यकीन है कि अब जो सूरत हाल है अब रिवर्सल पे है, अब सारी चीजों का जो पे बैक टाइम है और वो अदा होकर रहेगा। आमीन, ये आमीन। अच्छा, 30 बिलियन ये इशू नहीं है, ये उसको उसके पास जो ऑयल है वो एक दिन का 30 बिलियन का बेच सकते हो, इतनी रिसोर्सेज है। ये सारी चीजें जब ठीक हो जाएंगी तो वो, और उसको वो कभी नहीं करेगा कि आप उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम करें, जो कुछ वो कर रहे हैं उससे वो जो हटाए, वो तो हटने बैठने पर तैयार ना होता है। तो हर दफा इनकी कोई ना कोई ऑफर होती थी कि अपने आप को जो है हाथ खड़े कर लें। सही। निजामी साहब, ये तो एक फैक्ट है कि इसराइल लॉबी सबसे स्ट्रांग है। कोई भी प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ रहा हो उसकी कैंपेन में उनके लिए बहुत अहम होता है और वो इसको डिक्लेयर करते हैं, कोई प्रेसिडेंट उनके खिलाफ जा ही नहीं सकता। लेकिन ये जो जोहरान ममदानी का केस है, न्यूयॉर्क मेयर के लिए वो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार भी बन गए, 34 साल का नौजवान, आज तक हमने इस तरह की स्टेटमेंट नहीं सुनी थी कि वहां न्यूयॉर्क में खड़े होकर कहेगा जी नेतन्याहू आएगा मैं गिरफ्तार कर लूंगा। नरेंद्र मोदी जो है ये गुजरात का कसाब है, इसने कत्लेआम किया। तो क्या वहां नौजवानों में ये सोच आ रही है? आपको लगता है मगरिब में हमारे जो हुक्मरान है उनका हाल तो छोड़ दीजिए ना, वो तो आज भी लग रहा है जी इसराइल को तस्लीम करेंगे? क्योंकि मेरे अंदर बशरी तौर पर इंतहाई मतलब गुनाहगार और इतनी कमजोरियां, जिनमें एक ये भी है कि मेरा दिल नरम नहीं है। मगर मैं भी अब ज्यादा नहीं देख पाता ये वीडियोस जो गजा की हैं, और मैंने देखना छोड़ दिए हैं। इतनी तकलीफ होती है और अपने ऊपर दुख होता है कि हम कुछ कर नहीं पाते, और अल्लाह के हुजूर हम किस तरह जाएंगे, कैसे पेश होंगे, हमारे बच्चे इस तरह। और 18,000 शीरखार बच्चे मार दिए जाएं। दुनिया की तारीख में हजारों साल की इंसानी तारीख है, डॉक्यूमेंटेड तो होगा, तारीख मिल जाएगी, किताबें होंगी, कोई तस्वीर होंगी, वीडियो एविडेंस आज तक इस तरह नस्लकुशी के कभी नहीं आए। ये बाकायदा एक, इसको आप नस्लकुशी कहें, कत्लेआम कहें, जेनोसाइड कहें, जो विजुअल एविडेंस के साथ मौजूद है, और कोई कुछ नहीं करता। तो क्या ये जो बात जोहरान ममदानी वाली है, क्या मगरिब में इसकी अवेयरनेस आ रही है? हमने एहतजाज इस पर देखा है,
या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक वक्ती है? मेरे ख्याल में जो इक़्तिदार के ऐवान है उनकी सोच मुख्तलिफ है और अवाम की सोच मुख्तलिफ है। हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं आलमी दुनिया में इज्तिमाई ज़मीर के हवाले से मुख्तलिफ मुजाहरे भी होते हैं, इज़हार ख्याल भी किया जाता है। लेकिन मामला ये रहा है कि जो पाकिस्तान और दीगर ममालिक की सूरत हाल है कि क्या वो हुकूमती सतह पर ट्रांसलेट हो पाएगा या नहीं। फिलहाल उसका इम्कान इसलिए भी नजर नहीं आता कि जो ऑप्टिक्स हैं या जो उस वक्त अरेंजमेंट्स की जा रही हैं हुकूमती सतह पर, उनको देख के नहीं लगता कि शायद वो उस फीडबैक को कंसीडर कर रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि फीडबैक बिल्कुल आ रहा है और कहीं ना कहीं 9/11 के बाद से जो एक राय तब्दील हुई थी मुख्तलिफ मुस्लिम हलकों के हवाले से, उसमें बड़ी जौहरी तब्दीली आई है और लोग अब उस तरह से मुसलमानों को नफरत की निगाह से नहीं देखते और इन चीजों को और इन मसलों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या मामला है कि जिसकी वजह से ये सारी चीजें चल रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि अवेयरनेस तो बिल्कुल मौजूद है, उसका इजहार भी वक्त फवक्त होता रहता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसकी बुनियाद पर कोई अमरीकी हुकूमत की पॉलिसीज में कोई तब्दीली आएगी। हाँ, एक इजहार राय की एक मुख्तलिफ आवाज के तौर पर वो वहां पे मौजूद रहेंगे। और दूसरा मामला इसमें अहम ये भी है कि अब मशरिक वस्ता की जो सूरत हाल है वो भी तब्दील हो रही है। वो इस लिहाज से तब्दील हो रही है कि सऊदी अरब जो कि वहां का बहुत बड़ा प्लेयर है, वो अब इस तरह की जो क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री एक्टिविटीज है उनको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने भी अपनी तवज्जो या ध्यान जो है उसको मरकूज किया है मुआशी हिकमत अमली की जानिब। और इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब यमन से मिसाइल इलाद क्रॉसिंग के ऊपर जाके गिरते हैं और इसराइल पे हमला किया जाता है तो उसके दरमियान में जितना भी एरिया आता है वो सऊदी अरब का आता है। और इंटरेस्टिंगली ये वही एरिया है जिसको सऊदी अरब एक सियाही मुकामात के तौर पर नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने जा रहा है। और अभी सऊदी अरब बिल्कुल सऊदी अरब और मिस्र के अंदर भी एक मुआहदा होने जा रहा है कि जिसमें वो कोई 35 से 40 किलोमीटर का एक ब्रिज बनाना चाह रहे हैं ताकि शर्म शेख को और सऊदी अरब के जो सयाहती मुकामात हैं उनको भी मुंसलिक किया जाए। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जब हम रीजन में देखते हैं तो वहां पर भी सऊदी अरब न्याजी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक हल की बात की जा रही है गजा के लिए। हमारी तो दुआ यह है कि वो आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले सकें, ये जो कत्लेआम है उनका ये रुक सके। मगर जब तक अवाम को साथ नहीं शामिल किया जाता, गजा के लोग जिस तरह का हल पसंद करें, तब तक कोई फ़ायदा नहीं। जितने मर्जी ममालिक को साथ मिला लिया जाए, जी अरब ममालिक आकर 4 अरब ममालिक आएंगे, वो कंट्रोल संभाल लेंगे, हमास की लीडरशिप को जलावतन कर दिया जाएगा और लोग जो जाना चाहेंगे उनको ज़बरदस्ती यहाँ से कोई निकाल लेंगे, इस तरह करेंगे। इस तरह के माजी में भी पेश किए गए हैं फार्मूले, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। और दूसरी बात कि ईरान लगता नहीं है कि ये $30 अरब की भी ऑफर इतनी आसानी से कबूल करेगा कि जी हाँ जी हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक देते हैं, क्योंकि ईरान ने जो कर दिखाया है वो सबके लिए हैरान कुन है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे आज पेश आने वाले एक बहुत ही अंदोनाक साने की। 18 लोग एक ही खानदान के वो सैलाब की नज़र हो गए। अचानक रेल आया स्वात में और कोई रेस्क्यू करने नहीं आया। 1 से 2 घंटे तक वो लोग वहाँ पर बेयारो मददगार रहे, कोई उनको बचाने नहीं आया। ज़्यादातर लोग जाँ भाग हो गए, कुछ लोगों को ज़िंदा बचाया जा सका। किसकी गफलत है? किस कसूरवार ठहरना चाहिए? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुछ एक्शन लिया है, लोगों को मुअत्तल किया है, क्या ये काफ़ी है? आइंदा इस तरह के हादसात से कैसे बचा जा सकता है? माजी में भी हुआ है, सोचा गया कि आइंदा नहीं होगा, आइंदा नहीं होगा। वहाँ हुआ क्या? किस तरह ये लोग इस हादसे का शिकार हुए? इस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। स्वात में आज बड़ा ही अंदोनाक वाक़या पेश आया। 18 लोग सैलाबी रैले में बह गए और इसकी वीडियोस मौजूद हैं। बड़ा दुख होता है देखकर। औरतें और बच्चे भी थे, एक ही ख़ानदान से इनका ताल्लुक था। सिर्फ 3 लोगों को बचाया जा सका, रेस्क्यू किया जा सका। यह हादसा क्यों पेश आया? किसकी गफलत है? क्या सज़ा दी जा रही है? अभी क्या सूरत हाल है? स्वात से मैं ज्वाइन किया है शरीज़ादा ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, मकामी और बैनुल-अक़वामी मीडिया के साथ वाबस्ता। शरीज़ादा, इस हादसे के बारे में बताएं। पहले तो ये हुआ कैसे? अचानक इस तरह कैसे हो गया कि ये इतना पानी कैसे आ गया? दूर से नजर तो आता है, जो मैंने वीडियोस देखी उसमें कुछ ना कुछ तो कम्युनिटी को पता लग जाता है, कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, चंद मिनट भी मिल जाते तो ये लोग आ सकते थे, कोई बहुत ज्यादा फासला नहीं था।
शायद बाजार लग रहा है 50-60 फुट दूर हो सिर्फ। ऐसा है कि ये यहाँ पर मुकामी लोग ये इंतजामिया को मोरद इल्जाम ठहरा रहे हैं कि मदियन से या बागडीरी से ये सैलाबी रेला शुरू है, तो तकरीबन 1 घंटे में उसने मिंगवरा पहुंचना था। तो इतने अरसे में उन्होंने कोई इतला नहीं दी, ना पुलिस ने दी, ना ही जिले इंतजामिया ने दी। तो वो बहुत ही तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, खासकर 1112 को और इसी तरह जिले इंतजामिया को। मैं यहाँ पर ये वाजे कर दूं कि ये क्लाउड ब्रस्ट था और ये मदियन से पहले कई सी जगह पर ये हुआ है और इसी सैलाबी रेला स्वात की तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि ये इतने तेज और एकदम अचानक पानी जो है ना वो बहना शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पर मैं ये वाजे कर दूं कि सयाहों को पहले भी जिले इंतजामिया ने दफा 144 लगाया है कि दरिया में कोई नहाएगा नहीं, लेकिन दरिया के करीब या दरिया के बीच में जो जगह खाली होता है उसमें वो ठहर सकते थे। तो ये एक गलत बात हुई, इसमें इंतजामिया की भी कसूर है और जिले इंतजामिया और इस तरह 1112 की भी, कि 1 घंटा ये सैलाबी रेला जो है ना यहाँ पहुंच रहा है। तो इससे पहले वार्निंग जारी होने चाहिए ताकि ये लोग महफूज मकाम पर मुंतकिल हो। और इतना फासिला भी नहीं है, आप देख सकते हैं फुटेज में कि बहुत ही करीब है एक दूसरे के। जब ये फुटेज बन रहे थे तो वो लोग इनकी चीखें भी सुन रहे थे और यहाँ से दुआएं की जा रही थी। बहुत ही अफसोसनाक और अंदरनाक मनाजिर थे। तो कुछ दिन पहले ये जो शाहीबाग झील है वहां पर भी कश्ती का हादसा पेश आया, इसमें भी बच्चे और खवातीन जो है ना वो जहां बहक हो गए और इनको बचाने के लिए कोई मतलब कारगर साबित नहीं हुआ। तो इस वक्त स्वात के जितने भी सयाहती मकामात हैं वो तो खुले हैं। ये मदियन से पहले ये सैलाबी रेला आया है, लेकिन ये जो है ना स्वात के सयाहत को, यहाँ के मुकामी लोगों को आज स्वात में मैंने देखा कि बिल्कुल सोगवार है, हर तरफ गम है और यहाँ के लोगों ने नमाज जनाजा भी गैबाना पढ़ा दिया है। बहुत ही दुख हो रहा है और तनकीद कर रहे हैं सूबाई हुकूमत पर भी और जिले इंतजामिया पर भी। और इनका कहना है कि जब से पीटीआई का जो महमूद खान के दौर का हुकूमत था वो जब खत्म हुआ है तो इसके बाद स्वात जो है ना बिल्कुल इसको नजरअंदाज किया जा रहा है और बजट में भी इसके लिए पैसे नहीं रखे गए हैं और मुसलसल इसको नजरअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि ये एक सयाहती इलाका है। ये सिर्फ स्वात नहीं है, एक जिला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का है। यहाँ से पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं। तो पहले से इक़दामात होनी चाहिए थी। ये जो सयाह श्रीनिदादा, ये जो हादसात आपने बताया पहले भी कुछ अर्सा पहले भी हुए, अभी हाल ही में आपने कश्ती का भी बताया, अभी जो इतलात आ रही है उसमें है कि जी अफसरान को मुअत्तल किया गया है। इसमें असिस्टेंट कमिश्नर और बाबूजई सुस्त रद्दअमल पर मुअत्तल कर दिया गया। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा खेला बर वक्त पेश की वार्निंग नहीं दी, मुअत्तल। एडीसी रिलीफ को पेश की इंतजाम ना करने पर मुअत्तल कर दिया। ये मुअत्तल करने से ठीक हो जाएगा या कोई हेलीकॉप्टर का कुछ इंतजाम होना चाहिए कि 1 घंटा बहुत होता है। अगर पूरा स्वात भी अगर देखा जाए, किसी एक जगह भी हेलीकॉप्टर हो, फौरी तौर पर 1122 को अगर इस तरह के विजुअल्स भेजे जाएं कि ये सूरत हाल है, तो शायद 15-20 मिनट में हेलीकॉप्टर पहुंच सकता हो। मैं इस चीज का अंदाजा नहीं है, मैं तो ऐसी बात कर रहा हूं। आप बताएं क्या करने की जरूरत है कि आइंदा ऐसे हादसा ना हो। एक चीज। दूसरा, पहले ये बताइए कि सिर्फ 3 लोग ही इसमें रेस्क्यू किए जा सके, जिंदा बच सके, बाकी 18 में से 15 कंफर्म हो गया कि वो दुनिया में नहीं रहे। अच्छा, ऐसा है कि अब तक जो सरकारी मतलब आदादुशुमार है इसके मुताबिक 10 डेड बॉडी जो है ना वो बरामद की गई है और अलखिदमत के मुताबिक 11 डेड बॉडी बरामद की गई है। इसके अलावा अब तक जो तकरीबन 4 अफराद की तलाश जारी है, 3 को बचा लिया गया है। और जिस तरह आपने हेलीकॉप्टर की बात की, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ की सियासी कायदीन और मुख्तलिफ पार्टियों के लोग वो ये कह रहे हैं कि वजीर आला के लिए, गवर्नर के लिए और गनशिप हेलीकॉप्टर से शिलिंग के लिए तो हेलीकॉप्टर मौजूद है, लेकिन रेस्क्यू के लिए यहाँ पर हमारे जो लोग मर रहे हैं इसको बचाने के लिए हेलीकॉप्टर बिल्कुल दस्तयाब नहीं है। तो वो ये मुतालिबा करते हैं कि स्वात चूंकि एक हयाती मुकाम है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर होना जरूरी है। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिज़ादा, सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार स्वात से आपने हमें ज्वाइन किया। बड़ी मेहरबानी आपकी। ये हादसात ही सिर्फ नहीं है कि हादसा हो गया, ये गफलत भी है, इसीलिए सज़ा किसी न किसी को ज़रूर मिलनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।